स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने प्राचीन स्थापत्य कला वाला चैप्टर आपका पूरा कर लिया था। उस चैप्टर में हमने लगभग 100 के करीब क्वेश्चन किए थे, काफ़ी डिटेल में आपसे चीज़ों को डिस्कस किया था और काफ़ी सारे फैक्ट्स भी आपको वहाँ पर बताए थे। उसकी PDF आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड कर लें और हमारी वेबसाइट पर काफ़ी क्विज़ेस भी डाली जा रही हैं, तो उनसे भी आप अपनी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। इसके अलावा यहीं से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी अवश्य ज्वाइन कर लें। आज की इस क्लास में हम अपना एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर है आपका दक्षिण भारत एवं संगम काल, जिसमें हम मुख्यतः संगम काल की और चेर, चोल, पांड्य इन सभी वंशों की बात यहाँ पर हम करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इनकी स्थापत्य कला, मंदिरों, उनकी भी यहाँ पर हम काफ़ी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की पहले प्रश्न के साथ। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? ऑप्शन है आपके पास ए कृष्ण प्रथम के द्वारा, ऑप्शन बी है राजराज चोल के द्वारा, ऑप्शन सी है विजयालय के द्वारा या ऑप्शन नंबर डी परांतक के द्वारा। और यह आपसे RAS प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी विजयालय। तो देखिए, जो विजयालय था वह क्या था? यह पल्लवों का सामंत हुआ करता था और जब पल्लव कमजोर हुए तो इसने चोल साम्राज्य की स्थापना करी। सबसे पहले इसने तंजौर पर कब्जा किया और वहाँ से इसने चोल साम्राज्य की स्थापना करी थी। लेकिन देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि विजयालय ने तो चोल साम्राज्य की नींव डाली, लेकिन जो आदित्य प्रथम था, इसके बाद शासक आता है विजयालय के बाद में आदित्य प्रथम। यह क्या करता है? यह पल्लवों से युद्ध करता है और पल्लवों को परास्त कर स्वतंत्र चोल राज की स्थापना करता है। स्वतंत्र चोल राज स्थापित करता है। तो देखिए, दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं, इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है कि चोल साम्राज्य की नींव कौन डालता है? विजयालय। और पल्लवों को परास्त कर स्वतंत्र चोल राज्य की स्थापना कौन करता है? वो करता है आदित्य प्रथम। अब देखिए, यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है। तो देखिएगा, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो आरंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। विजयालय क्या था? पल्लवों का सामंत था, हमने आपको बताया। उसने 850 ईस्वी में तंजौर, जो कि वर्तमान में तंजावुर है, उसको अपने अधिकार में कर लिया था। यह भी हमने आपको बताया। इस समय पल्लवों एवं पांड्यों में निरंतर संघर्ष चल रहा था। पांड्यों की निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर पर अपना अधिकार जमा लिया तथा वहां उसने दुर्गा देवी का एक मंदिर भी बनवाया। विजयालय ने लगभग 871 ईस्वी तक राज किया, यानी कि लगभग 21 वर्षों तक इसने राज किया था। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो वह की थी विजयालय ने। और यदि पूछे कि स्वतंत्र चोल राज्य या चोल साम्राज्य की स्थापना, तो वह की थी आदित्य प्रथम ने। चोल कौन थे? तो चोल पल्लवों के क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। जब पल्लव कमजोर हुए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना स्वयं का एक साम्राज्य खड़ा कर लिया। अब अगला प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है आपके पास ए विजयालय, बी करिकाल, सी आदित्य प्रथम, ऑप्शन डी है राजराजा प्रथम या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ए बृहदीश्वर मंदिर, ऑप्शन बी है लिंगराज मंदिर, ऑप्शन सी दिया गया है कंदरिया महादेव मंदिर या ऑप्शन नंबर डी लेपाक्षी मंदिर। अब देखिए, इससे पहले का जो चैप्टर था उसमें हम लगभग इन सभी मंदिरों के बारे में आपको बता चुके हैं।
यहाँ पर सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बृहदीश्वर मंदिर। अब देखिए, इसे बृहदीश्वर मंदिर या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, राजराजेश्वर मंदिर। इसे और किस नाम से जानते हैं, इसे आप राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अब यदि हम बात करें कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, कहाँ पर है, तो देखिए सबसे पहले तो यह आपका तंजौर में है। कहाँ पर है, तंजौर में है। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया, तो इसका निर्माण राजराज प्रथम के काल में करवाया गया था। यह चीज़ याद रखिएगा। और यह अपने विशाल विमान है इसका। हमने आपको द्रविड़ शैली में बताया था कि कैसा क्या होता है, इसमें विमान होता है। तो इस मंदिर का विशाल क्या है, विमान है, जिसके लिए यह काफ़ी प्रसिद्ध है। अब यहाँ से आपको विमान से क्या पता चलता है, विमान किस में होता है, द्रविड़ शैली में। तो यानी कि यह मंदिर किस शैली में बना हुआ है, यह मंदिर आपका द्रविड़ शैली में बना हुआ है, यह याद रखिएगा। इसके अलावा ये आपका साउथ इंडिया का टॉलेस्ट मंदिर है, यानी सबसे ऊंचा मंदिर है। एक फैक्ट यह भी इसके बारे में आप याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं, यहाँ क्या बातें बताई गई हैं। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शैव मंदिर, जो राजराजेश्वर या बृहदीश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं, उनका निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ, राजराज प्रथम के काल में। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा तथा लंबा यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जा सकता है। इसका विशाल प्रांगण 500 बाई 250 के आकार का है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर 2 द्वारपालों की मूर्तियां बनी हैं। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकाश्मक विशाल मूर्ति बनी है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको बृहदीश्वर महादेव मंदिर जो है उसके बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो याद रखनी है। कौन कौन सी, सबसे पहले इसके और किस नाम से जाना जाता है, तो राजराजेश्वर मंदिर के नाम से। कहाँ स्थित है, तंजौर में। किसके द्वारा बनवाया गया, राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया। अपने विशाल विमान के लिए काफ़ी फेमस है, और यहीं से आपको पता चलता है कि ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और ये दक्षिणी भारत यानी कि साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा अर्थात टॉलेस्ट मंदिर है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर इसके बारे में याद रखने हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासन काल में चोल सम्राट। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि किसके शासन काल में बृहदीश्वर मंदिर बना था। ऑप्शन है आपके पास, ए परांतक प्रथम के, ऑप्शन बी है राजराज प्रथम के, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रथम के, या फिर ऑप्शन नंबर डी राजाधिराज प्रथम के। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राजराज प्रथम के शासन काल में तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर बना था, इसीलिए इसका नाम राजराजेश्वर मंदिर भी रखा गया है। अगला प्रश्न है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था। ऑप्शन दिए गए हैं, ए विजयनगर क्षेत्र में, ऑप्शन बी है मालाबार तट पर, ऑप्शन सी होयसल में, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भागों में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी। चोलों का जो साम्राज्य है वो कोरोमंडल तट में और दक्कन के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ था। और यहाँ से आपको क्या मिलता है, तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है मुख्यतः वह आपको देखने को मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग जैसे ओरेयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर आदि चोलों के अधिकार क्षेत्र में आते थे। तो देखिए, आपको याद रखना है चोलों का अधिकार क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था। तो यह कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग, तंजावुर, ओरेयूर और कावेरीपट्टनम, इनमें आपको मुख्यतः देखने को मिलता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चोलों की राजधानी थी, ऑप्शन है आपके पास, ए कावेरीपट्टनम, बी महाबलीपुरम, सी कांची, ऑप्शन नंबर डी है तंजौर। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी। चोलों की राजधानी क्या थी,
चोलों की राजधानी हुआ करती थी तंजौर। तो देखिए, और सबसे पहले जो था विजयालय, उसने कहाँ पर कब्जा किया था? तंजौर पर। तो वही चोलों की राजधानी थी। अब देखिए यहाँ पर चोलों की राजधानी तंजौर, जो कि वर्तमान का तंजावुर थी। इसके अतिरिक्त गंगेकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी आगे जाकर के, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें तंजौर ही आपका सही उत्तर है। और जब संगम काल था तो उस दौरान चोलों की राजधानी उरैयूर हुआ करती थी। तो देखिए यहाँ से आपको चोलों की 3 राजधानियां पता चलती हैं। कौन कौन सी? तंजौर, गंगेकोंड चोलपुरम और उरैयूर। तो यह तीनों राजधानियों के नाम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? ऑप्शन है ए साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ऑप्शन बी है ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ऑप्शन सी है राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, या ऑप्शन डी कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना। अब देखिए यह आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोल साम्राज्य या चोल राज्य जो था उसके प्रशासन की सबसे बेहतरीन व्यवस्था या विशेषता थी तो वह थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। जो पंचायती राज है वो उस समय वहाँ पर भी था। तो देखिए सबसे पहले यह जानकारी आपको स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन की व्यवस्था की जो जानकारी है वो आपको कहाँ से मिलती है? तो यह आपको मिलती है कहाँ से? यह मिलती है उत्तर मेरूरु अभिलेख से। कहाँ से? तो देखिए उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। किसका अभिलेख है उत्तर मेरूर अभिलेख? तो यह है परांतक प्रथम का। किसका अभिलेख है? किससे संबंधित है? तो देखिए ये है परांतक प्रथम का। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए इसमें क्या था इस प्रशासनिक व्यवस्था में? तो देखिए इसमें था कि जो गांव है, गांव के 30 भाग होंगे। क्या होंगे? 30 भाग होंगे। उस 30 भागों में इसे विभाजित कर दिया जाता था और 30 सदस्यों की समिति होती थी। फिर देखिए गांव को गवर्न करने के लिए क्या होता था? 30 सदस्यों की क्या होती थी? समिति हुआ करती थी। उसे क्या कहते थे देखते हैं। तो देखिए 30 सदस्यों की समिति, और उस समिति को क्या कहते थे? उस समिति को कहते थे उर या सभा या समिति। अब यदि आपको इसका सदस्य बनना है तो उसके लिए उस समय पर जो चोल थे उन्होंने कुछ योग्यताएं भी बना रखी थी। कैसे? कि उस व्यक्ति के पास स्वयं का मकान होना चाहिए, कम से कम 1.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए, वेदों का ज्ञानी होना चाहिए, आपराधिक प्रवृत्ति का ना हो, और एक सदस्य एक ही बार बन सकता है। और इन सदस्यों को लॉटरी सिस्टम से बनाया जाता था और लॉटरी निकालते थे कौन? बच्चे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ क्या दिया गया है। तो देखिएगा, चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता वह असाधारण शक्ति तथा क्षमता है जो स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में, तो देखिए क्या है? स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्था, इनके संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतया ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया था। यह जानकारी कहाँ से मिलती है? तो याद रखना है, यह जानकारी आपको उत्तर मेरूर के अभिलेख से मिलती है जो कि प्रांतक प्रथम का है। यहाँ से आपको क्या जानकारी मिलती है? कि गांवों को 30 भागों में विभाजित किया जाता था, 30 सदस्यों की समिति होती थी, हर भाग से एक समिति, और उसे क्या कहते थे? और सभा या समिति कहा जाता था। वे लोग इसे चलाया करते थे, गांव को गवर्न किया करते थे। और योग्यताएं क्या क्या थी? तो देखिए यहाँ पर हम आपको योग्यताएं भी लिखा देते हैं। यदि आप चोलों के यहाँ रह रहे हैं और आपको वार्ड पंच बनना है तो क्या क्या योग्यताएं हैं? तो देखिए क्या होना चाहिए? स्वयं का मकान। सबसे पहले आपके पास वहाँ पर स्वयं का मकान होना चाहिए। फिर जब कोई बनना चाहता था कागज़ लेके आता था, साहब स्वयं का मकान है। फिर 1.5 एकड़ ज़मीन, वो दिखाता था कि साहब मेरे पास 1.5 एकड़ ज़मीन भी है। उसके बाद फिर उससे मांग ये चीज़ देखते थे कि आपराधिक प्रवृत्ति का तो नहीं है। आपराधिक
प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए और एक सदस्य एक बार बार कोई नहीं बन सकता था, एक सदस्य एक बार ही बनता था। यह चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चोलों की ग्रामीण व्यवस्था क्या थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए प्री में या मेंस में भी लिखने को आ जाए तब भी आप इसे अब आसानी से लिख सकते हैं, काफ़ी इजी है यह आपके लिए, तो इसे आप ज़रूर यहाँ पर याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है ए ग्राम पंचायत यानी विलेज असेंबली के लिए, बी राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए, सी श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए, या ऑप्शन नंबर डी तमिल संस्कृति के उन्नति के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता के लिए चोल काल जो है काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। अभी उसके बारे में हमने आपको पूरी चीज़ें बताई हैं। अगला प्रश्न है, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। ऑप्शन है ए धार्मिक विकास के लिए, ऑप्शन बी है यहाँ पर ग्रामीण सभाओं के लिए, ऑप्शन सी राष्ट्रकूटों से युद्ध के लिए, या ऑप्शन डी लंका से व्यापार के लिए। और देखिए यह भी आपसे आरएएस प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण सभाओं के लिए। अगला प्रश्न है, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? ऑप्शन है ए चेर में, ऑप्शन बी चालुक्य राज्य में, ऑप्शन सी चोल राज्य में, या फिर ऑप्शन नंबर डी वातापी के राज्य में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चोलों का जो शासनकाल था उसमें आपको बेहतरीन ग्राम प्रशासन व्यवस्था स्वायत्तता वहां पर आपको देखने को मिलती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? ऑप्शन है ए चेर, ऑप्शन बी है चोल, ऑप्शन सी दिया गया है पांड्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पल्लव। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी चोल। तो देखिए जब भी ग्रामीण स्वायत्तता का क्वेश्चन आए तो वहां पर उत्तर होगा आपका चोल। अब अगला प्रश्न है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था? ऑप्शन है ए चोल, बी राष्ट्रकूट, सी चालुक्य और डी पल्लव। देखिए अब यह क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है कि सीधे इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चोल। अगला प्रश्न है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए वही क्वेश्चन आपका अब रिपीट होते जा रहा है। सीधा इसका उत्तर देखते हैं ऑप्शन नंबर बी चोल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ हैं? ऑप्शन है आपके पास ए तंजावुर में, बी उरैयूर में, ऑप्शन सी है कांचीपुरम में, और ऑप्शन डी दिया गया है उत्तर मेरूर में। यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमने अभी आपको जब हम ग्रामीण स्वायत्तता के बारे में बता रहे थे वहाँ पर भी बताया था। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तर मेरूर। उत्तर मेरूर के अभिलेख से आपको इसकी जानकारी मिलती है। और किसका है उत्तर मेरूर अभिलेख? तो ये है आपके परांतक प्रथम का। तो यह भी आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है। तो चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण हम उत्तर मेरूर से प्राप्त लेखों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा होती थी जो प्राय केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप में ग्राम प्रशासन का संचालन करती थी। कितने सदस्य होते थे? तो उसमें सदस्य होते थे 30। यह भी आप याद रखिएगा, हमने ऊपर आपको पूरा बताया 30 सदस्य होते थे। क्या क्या उनकी योग्यताएं होती थी कि स्वयं का मकान हो, कम से कम 1.5 एकड़ जमीन हो, वेदों का ज्ञाता हो, आपराधिक प्रवृत्ति का ना हो, एक सदस्य एक ही बार चयनित होता था। यह चीज़ भी आपको याद रखनी है।
अगला प्रश्न है, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ऑप्शन है यहाँ पर ए पून वारियम, ऑप्शन बी है एरी वारियम, ऑप्शन सी है टोट वारियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी संवत्सर वारियम। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, टोट वारियम। तो देखिए, चोल शासक जो थे उनके शासनकाल में उद्यान प्रशासन का कार्य कौन देखता था? टोट वारियम देखा करता था। देखिए, यदि हम इसके बारे में आपसे बात करें तो देखिए, एक कार्य समिति जो हुआ करती थी उसे क्या कहते थे? वारियम कहा कहते थे। जब गाँव में और सब जगह प्रशासन के लिए जो अलग अलग समितियां थी उन्हें क्या कहते थे? वारियम कहते थे। और उद्यान प्रशासन उनमें से कौन देखता था? टोट वारियम देखता था। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए, पून वारियम क्या था? पून वारियम ये था आपकी स्वर्ण समिति। क्या होती थी? यह आपकी स्वर्ण समिति हुआ करती थी। एरी वारियम की यदि हम बात करें तो एरी वारियम क्या थी? यह तालाबों की समिति हुआ करती थी। तो यह है आपकी तालाब समिति। फिर देखिए, अगला है संवत्सर वारियम। तो देखिए, संवत्सर वारियम ये क्या है? ये वार्षिक समिति हुआ करती थी। ये कौन सी समिति थी? यह आपके वार्षिक समिति थी। ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ चर्चा कर लेते हैं क्या कहा गया है यहाँ पर। चोलकालीन गांवों के गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी जिसे वारियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोट वारियम कहा जाता था, जबकि संवत्सर वारियम को वार्षिक समिति कहते थे। एरी वारियम को तालाब समिति तथा पून वारियम को स्वर्ण समिति कहते थे। और देखिए, यही चीज़ें हमने आपको ऊपर बताई हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप जरूर लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दूसरा है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता था। और आगे है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन है आपके पास ए, केवल पहला सही है। ऑप्शन बी दिया गया है, केवल दूसरा कथन सही है। ऑप्शन सी है, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। और देखिए, यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं इन कथनों को एक बार पुनः पढ़ते हैं। पहला कथन क्या है? चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तो यह जो कथन है यह आपका बिल्कुल सही है। यदि हम बात करें तो देखिए, जो परांतक प्रथम था उसने, यह पांड्य राजा हुआ करता था, उसको हरा करके मदुरै कोंडम की उपाधि भी धारण की थी। तो यह भी आपको याद रखना है। फिर इसके अलावा जो चेर थे उनको भी हराया चोल नरेशों ने। इसके अलावा यदि हम बात करें तो दूसरा कथन क्या है? चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता था। तो यह भी एकदम सही है। देखिए, जो राजराज प्रथम था, यह कार्य किसने किया? याद रखिएगा, यह कार्य राजराज प्रथम ने, जिसका राजराजेश्वर मंदिर है या वृद्धेश्वर मंदिर है, और उसका पुत्र था राजेंद्र प्रथम। इन दोनों के द्वारा यह कार्य किया गया था। तो यहाँ पर आपके दोनों ही कथन एकदम सही हैं। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, यह आपको याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम चर्चा करें इसकी तो यहाँ क्या दिया गया है, देखिएगा। द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वस्तुतः
परांतक प्रथम ने की थी। किसने की थी? परांतक प्रथम ने। उसने मदरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरै कोंडम की उपाधि धारण की। राजराज प्रथम तंजौर अभिलेख के अनुसार सिंहल यानी श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम ने पांड्य और चेर के राजाओं का एक संघ बनाया जो चोल नरेश राजराज प्रथम के विरुद्ध था। इस संघ का भेदन करने के लिए राजराज प्रथम ने सबसे पहले चेर राज्य पर आक्रमण किया और कंडलूर के मैदान में उन्हें परास्त किया। फिर देखिए, राजराज प्रथम एवं उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया था। यही बात हमने ऊपर आपको बताई है। अब देखिए, आगे भी हम बात करेंगे जब क्वेश्चन आएगा किससे रिलेटेड? राजराज से रिलेटेड। यदि आप राजराज प्रथम की बात करें तो इसका वास्तविक नाम क्या था? अरिमोली वर्मन था। इसने लौह और रक्त की नीति को अपनाया। श्रीलंका का जो शासक था महेंद्र पंचम, उसको इसने पराजित किया और वहाँ की राजधानी जो थी अनुराधा पर, उसको बिल्कुल नेस्ते नाबूद कर दिया था। उत्तरी श्रीलंका पर भी इसने अधिकार कर लिया था और यही वह व्यक्ति था जिसने तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर यदि हम बात करें तो इसका पुत्र का नाम यहाँ पर आया है राजेंद्र प्रथम। यह इस पूरे चोल वंश का सबसे महान शासक था। इसने अपनी पिता की नीति को ही आगे बढ़ाया और इसने क्या किया? इसके पिता ने तो सिर्फ उत्तरी श्रीलंका को जीता, इसने महेंद्र प्रथम को मार करके पूरे श्रीलंका पर ही अपना अधिकार कर लिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी राजेंद्र प्रथम ने ही जीता। इसने जावा, सुमात्रा, इन सभी क्षेत्रों को जीता और गंगा नदी तक के जितने भी राज्य थे उनको भी जीता था। पाल वंश का जो शासक था महिपाल, उसको यह परास्त करता है और उसके बाद गंगे कोंड की उपाधि लेता है और गंगे कोंडम चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाता है। अब देखिए, जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वहाँ पर आपको ये सारे फैक्ट्स लिखवा दिए जाएंगे जिससे आपको भी इनमें काफ़ी आसानी रहे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय ऑप्शन है ए अष्टभुज है, ऑप्शन बी है षणभुज है, ऑप्शन सी चतुर्भुज है या ऑप्शन डी द्विभुज है। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो जो नटराज की आपको कांस्य की मूर्ति मिलती है चोल काल में, उसकी कितनी भुजाएं हैं? तो यदि आप उसे ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको 4 भुजाएं देखने को मिलती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा, वह चतुर्भुज है। देखिएगा, चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की है। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां किसकी बनी हैं? नटराज अर्थात भगवान शिव की हैं, जो बड़ी संख्या में मिली हैं। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्राय चतुर्भुज हैं। कैसी हैं? चतुर्भुज हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? ऑप्शन है आपके पास ए महिषासुर मर्दिनी, ऑप्शन बी नटराज, ऑप्शन सी दिया गया है राम और ऑप्शन डी है सोमस्कंद। और देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे पूछा है, सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी नटराज। नटराज की जो मूर्ति है चोल काल में बनी हुई, उसे विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई, ऑप्शन है आपके पास ए पत्थर की प्रतिमाएं, ऑप्शन बी दिया गया है संगमरमर की प्रतिमाएं, ऑप्शन सी है आपके पास विष्णु भगवान की पत्थर की शिलाओं पर अंकित प्रतिमाएं या ऑप्शन डी नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं। और यह आपसे आरएएस प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए, यूपीएससी में पूछा गया है, आरएएस प्रीलिम्स में पूछा है, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भगवान शिव अर्थात नटराज की जो कांसी की प्रतिमा है, जो कि कैसी है? चतुर्भुज है, 4 भुजाओं की ये मूर्ति है। यह काफ़ी फेमस रही है चोल काल की, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मूर्तियाँ वगैरह ये सभी चीज़ें जो हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं और इनसे जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो भी काफ़ी अच्छे लेवल के मिलते हैं, जो लोगों को बहुत ज़्यादा वहाँ पर कंफ्यूज भी करते हैं और काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी उसमें
होती है। लेकिन यदि आप चीज़ों को यहाँ आराम से ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे तो आपके लिए यह काफ़ी ईजी हो जाएगा इन्हें याद रखना। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? ऑप्शन है आपके पास, ए चोल कला का, ऑप्शन बी है गांधार कला का, ऑप्शन सी है यहाँ पर गुप्त कला का, या फिर ऑप्शन नंबर डी मौर्य कला का। तो देखिए नटराज की जो मूर्ति है कांस्य की, किनकी फेमस है? चोलों की। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चोल कला का। अगला प्रश्न है, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? ऑप्शन है ए शिक्षक के रूप में, ऑप्शन बी है नृत्य करते हुए, ऑप्शन सी है विश्राम करते हुए, या ऑप्शन डी ध्यान मग्न। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए शिक्षक। तो देखिए जो भगवान शिव की दक्षिणा मूर्ति है वह उन्हें एक शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इसमें क्या है, इसमें ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जो हैं वे अपने भक्तों को ज्ञान दे रहे हैं इसमें। अब देखिएगा यहाँ पर क्या कहा गया है, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु या शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा है, अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं और बाएं में एक महिला का। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट दिया गया है, ऑप्शन ए केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन बी है केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन सी है पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं, और ऑप्शन डी है ना तो पहला और ना ही दूसरा कथन सही है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नटराज की मूर्ति के बारे में थोड़ा और डिटेल में जाकर आपसे यहाँ पर पूछा है और कथनों को हम एक एक करके पुनः पढ़ते हैं। पहला कथन क्या कहता है, यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। तो देखिए यह तो आपका बिल्कुल सही है। हमने आपको बताया कि इसमें भगवान शिव हैं, चतुर्भुज मूर्ति है, 4 भुजाओं वाली है। दूसरा, अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं और बाएं में एक महिला का। तो देखिए यह कथन भी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पर दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या कहा गया है, भगवान शिव की नटराज मुद्रा की मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। इस मूर्ति में उनके ऊपरी दाएं हाथ में क्या है, डमरू है जो कि सृजन का प्रतीक है, सृष्टि का, और ऊपरी बाएं हाथ में अग्नि यानी विनाश का प्रतीक। एक हाथ से सृजन, एक हाथ से विनाश। उनका दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा प्रदर्शित कर रहा है, जबकि दूसरा बायां हाथ उनके उठे हुए बाएं पैर की ओर इशारा कर रहा है, जो कि मोक्ष मार्ग का प्रतीक है। नटराज की इस मूर्ति में शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में दाहिने कान में पुरुष का कुंडल और बाएं कान में महिला का कुंडल पहने हुए प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस मूर्ति में भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया गया है, तो वह है आपके नटराज की मूर्ति। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें क्या है, एक हाथ में सृजन है, डमरू उसका प्रतीक है, एक हाथ में विनाश का प्रतीक अग्नि है, फिर एक दूसरा बायां हाथ जो है उनके बाएं पैर की ओर इशारा कर रहा है, जो कि मोक्ष का प्रतीक है। इसके अलावा दाहिने कान में पुरुष का कुंडल है और बाएं कान में महिला का कुंडल है, जो कि उनके अर्धनारीश्वर रूप को दिखाता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर जरूर याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट भी हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? ऑप्शन है ए
कुलोत्तुंग प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी है राजराज प्रथम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर राजाधिराज प्रथम। तो देखिए सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। कुलोत्तुंग प्रथम जो था उसने 72 व्यापारियों को चीन में भेजा था। इसके अलावा देखिए एक चीज और याद रखिएगा कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में कि इसने क्या किया था, इसने भगवान विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। तो देखिए इस व्यक्ति ने क्या काम किया था, भगवान विष्णु की मूर्ति, क्योंकि ये लोग भगवान शिव की पूजा किया करते थे, मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। यह चीज भी इसके बारे में याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के शासन काल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। तो यह चीन के साथ इनके व्यापारिक रिश्तों को भी यहाँ पर बताता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए चोल, ऑप्शन बी है चेर, ऑप्शन सी दिया गया है पल्लव, और ऑप्शन डी है राष्ट्रकूट। और देखिए यह आपसे आरएएस प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए चोल। तो देखिए चोल राजवंश जो था वो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। हमने आपको बताया राजराज जो था उसने श्रीलंका पर अधिकार कर लिया, तो वहाँ तक तो वो नौसेना से ही गया हुआ। राजेंद्र प्रथम ने तो पूरे ही श्रीलंका पर अपना कब्जा कर लिया। तो यह क्या दिखाता है, यह उनकी नौसैनिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास अश्व सेना यानी घोड़ों की सेना, हाथियों की सेना, गज सेना एवं पैदल सैनिकों के साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्रीविजय, सिंहल, मालदीव आदि द्वीपों पर भी विजय प्राप्त की थी। राजेंद्र प्रथम ने तो जावा, सुमात्रा, सुदीमन, अंडमान निकोबार इन सभी को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। और ये सभी कहाँ हैं, टापू हैं या समुद्री मार्ग से पहुंच सकते हैं। तो इन सभी पर उनका अधिकार होना क्या दिखाता है, उनकी नौसैनिक शक्ति को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए चालुक्य, ऑप्शन नंबर बी चोल, ऑप्शन सी कदम या ऑप्शन डी कलचुरी। देखिए ये है आपका एक डिलीटेड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि देखिए जो भारतीय इतिहास रहा है उसमें जितने भी शासक रहे हैं वे अधिकतर शासक क्या करते थे, आपको हर वंश में मिलेगा कि वे पहले ही अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर देते थे, जिसे युवराज कहा जाता था। तो इसलिए यह आपका एक डिलीटेड क्वेश्चन है। यहाँ भी देखिए प्राचीन हिंदू राजवंशों के सभी सम्राट प्राय अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। यह प्रवृत्ति चोल वंश में सर्वाधिक दिखाई देती है। यदि आपसे यह पूछा जाता कि सर्वाधिक यह प्रवृत्ति आपको कहाँ दिखाई देती है, तब आप वहाँ पर चोल वंश इसका उत्तर देते। लेकिन आपसे पूछा है कि उत्तराधिकारी कौन घोषित कर देते थे, तो इसमें तो सभी वंश आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया वह कौन था। ऑप्शन है आपके पास, ए राजराज प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी अधिराज और ऑप्शन डी कुलोत्तुंग। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जिस राजा के बारे में हम बात करेंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रथम। तो देखिए राजेंद्र प्रथम जो है सबसे महान शासक पूरे चोल वंश का। तो देखिए यहाँ पर हम इसके बारे में चीज़ें आपको लिख देते हैं। पहली चीज़ आपको याद रखनी है, सबसे महान शासक। फिर दूसरी चीज़ किसका पुत्र था, राजराज का पुत्र। देखिए जिसका पिता बहुत प्रतापी राजा रहा हो तो बेटा उससे भी ज़्यादा प्रतापी राजराज का पुत्र था। इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए
इसने क्या किया था, इसने महेंद्र पंचम जो था श्रीलंका का, महेंद्र पंचम की हत्या की और पूरे श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। पूरे श्रीलंका पर अधिकार इसने किया। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिए और क्या क्या इसने बेहतरीन कार्य किए। इसने अंडमान और निकोबार जो है, अंडमान निकोबार जो द्वीप हैं, द्वीपों पर कब्जा इसने किया, यानी कि अधिकार कर लिया उन पर भी। इसके अलावा देखिए श्रीलंका, अंडमान निकोबार और यदि हम बात करें तो जावा, सुमात्रा, तो देखिएगा जावा, सुमात्रा, इसके अलावा सुदीमन, इन पर भी इसने अपना अधिकार कर लिया। तो देखिए और लोग अपने ही देश में, भारत में ही अधिकार करते घूम रहे थे, ये विदेशों में जा कर के अधिकार कर रहा था। इसके अलावा इसने और क्या कार्य किया, देखिए यहाँ पर हम देखें यदि तो गंगा नदी तक सभी राज्य जीते, इम्पोर्टेंट है, गंगा नदी तक सभी राज्य जीते। फिर देखिए इसका युद्ध होता है किससे, महिपाल से। देखिए महिपाल जो कि किस वंश का था, पाल वंश का, महिपाल को ये क्या कर देता है, पराजित कर देता है। और उसको पराजित करने के बाद क्या करता है, ये उसको पराजित करके गंगेकोंड की उपाधि लेता है। किसकी, गंगेकोंड की क्या लेता है, देखिए गंगेकोंड की उपाधि धारण कर लेता है। और फिर इस खुशी में क्या करता है, इस खुशी में ये गंगेकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाता है। तो देखिए यह पॉइंट भी हम आपको यहाँ पर लिखा देते हैं। क्या करता है, गंगेकोंड चोलपुरम को क्या बना देता है, चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाता है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको राजेंद्र प्रथम के बारे में याद रखने हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या कहा गया है, राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योगतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवाद नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था, इसीलिए यह इनका सबसे महान शासक माना जाता है। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। 1017 ईस्वी में उसने संपूर्ण सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका को जीत लिया तथा सिंहल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में ले आया था। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से गंगा घाटी में अभियान किया तथा पाल शासक महिपाल को पराजित किया और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगेकोंड यानी जो गंगा को जीत लाया, गंगा का पानी ले आया। बस आप सोचिए कि एक आदमी दूसरे राज्य को इसीलिए परास्त कर लेता है कि मुझे गंगा जी का पानी लेना है, ले वो उससे पूछ के भी सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं, इसको हरा कर ही लेंगे, की उपाधि ग्रहण की तथा गंगेकोंड चोलपुरम नामक शहर बसाकर उसे अपनी नई राजधानी बनाया था। और नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण भी करवाया। यह पॉइंट भी आप एक ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है राजेंद्र प्रथम आपके लिए चोल साम्राज्य में। इसके बारे में क्या क्या फैक्ट आपको याद रखने हैं। सबसे पहला याद रखना है कि ये सबसे महान शासक था। अपने पिता की साम्राज्यवाद की जो नीति थी लौह और रक्त की, उसे जारी रखता है। महेंद्र प्रथम को हराता है, पूरे श्रीलंका पर अधिकार करता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीतता है, जावा, सुमात्रा इनको जीतता है, गंगा नदी तक सभी राज्यों को जीतता है, गंगा का जल लाने के लिए पाल वंश के शासक महिपाल को पराजित करता है, जल लाता है और जल डालता है अपने यहाँ के जो नदी थी उसमें, गंगेकोंड की उपाधि लेता है और फिर गंगेकोंड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाता है और वहीं पर क्या करता है, चोलगंगम नामक एक तालाब का निर्माण
करवाता है। तो यह भी आपको याद रखना है। और गंगे कोंडम चोलेश्वर मंदिर की भी स्थापना यह करवाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजेंद्र प्रथम, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गंगेकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके पास, ए राजराज प्रथम ने, ऑप्शन बी राजाधिराज ने, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी विजयादित्य ने। तो देखिए गंगेकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की? राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। जब वो किसको हरा देता है? महिपाल को हरा देता है, जो पाल शासक था उसको हरा करके गंगेकोंड की उपाधि लेता है और गंगेकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी को बसाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोलगंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है आपके पास, ए राजराज प्रथम को, ऑप्शन बी राजेंद्र को, ऑप्शन सी है राजाधिराज को, या ऑप्शन नंबर डी राजराज द्वितीय को। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र को। जब देखिए वो महिपाल को हरा देता है, नई राजधानी बनाता है गंगेकोंडम, वहीं पर वो एक काफ़ी बड़ा तालाब बनवाता है जो कि कोलगंगम नाम से जाना जाता है, या गंगे चोलम भी उसे कहा जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, चोलगंगम या गंगे चोलम इस नाम से उसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? ऑप्शन है आपके पास, ए राजराज प्रथम ने, ऑप्शन बी है राजेंद्र ने। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ए राजेंद्र चोल ने, ऑप्शन बी है आपके पास परांतक चोल ने, ऑप्शन सी है राजराज प्रथम ने, ऑप्शन डी है राजराज द्वितीय ने, या फिर ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए बहुत ही आसान है। अभी जो फैक्ट्स हमने आपको पढ़ाए हैं, यदि आपने उन पर ध्यान दिया होगा तो सबसे पहले श्रीलंका को कौन जीतता है? राजराज प्रथम, यानी कि सबसे पहले नेवी तो उसी के पास आई। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्या? ऑप्शन नंबर सी राजराज प्रथम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। राजराज प्रथम की यदि हम बात करें तो देखिए इसका वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम तो था अरिमोलिन वर्मन। क्या था? अरिमोली वर्मन इसका वास्तविक नाम था। फिर यदि हम बात करें तो इसने क्या किया था? इसने महेंद्र पंचम जो था, महेंद्र पंचम को हराकर उत्तरी श्रीलंका पर अपना अधिकार कर लिया था। यह पॉइंट आपको याद रखना है। फिर इसके अलावा बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर इसने बनवाया था, वह हमने आपको बताया। और अनुराधापुर जो श्रीलंका की राजधानी थी, क्या? अनुराधापुर को तहस नहस कर दिया। अब देखिए यही जो राजराज प्रथम है और राजेंद्र प्रथम है, इन्हीं की वजह से श्रीलंका में बाद में जाके तमिल जो पूरा एक मूवमेंट चला वो हुआ, क्योंकि इनके साथ ही कई सारे तमिल लोग वहाँ गए। अब इनका अधिकार हो गया, ये जीत गए, तो वो लोग वहीं पर बस गए और फिर लिट्टे बने और काफ़ी सारी चीज़ें जो हम वर्ल्ड पूरी हिस्ट्री में या फिर आप कहें तो इंटरनेशनल रिलेशंस में उस चीज़ को पढ़ते भी हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी चर्चा करें तो क्या कहा गया है? चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक परांतक द्वितीय सुंदर चोल का पुत्र कौन था? अरिमोलिन वर्मन था, जो 985 ईस्वी में राजराज के नाम से गद्दी पर बैठा। यह विजेता के 7 साल क्या था? कुशल प्रशासक भी था तथा महान निर्माता भी था। राजराज प्रथम ने एक स्थायी सेना तथा विशाल नौसेना का गठन किया। उसने समस्त भूमि की नाप भी कराई थी। तो देखिए उसने क्या करवाया था? समस्त भूमि की नाप भी करवाई थी। और इसके अलावा जो फैक्ट्स हैं वे हमने आपको बताए कि अरिमोली वर्मन इसका वास्तविक नाम था। महेंद्र पंचम को हराकर उत्तरी श्रीलंका पर इसने अधिकार किया और वहाँ की जो राजधानी थी अनुराधापुर, उसको बुरी तरह से तहस नहस भी इसने कर दिया था। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर है, उस
वह भी किसके द्वारा बनवाया गया था? वह भी राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। उस मंदिर की क्या विशेषता है कि उसका विमान जो है यानी उसका शिखर जो है वह काफ़ी बड़ा है। तो यह पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखने हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। ऑप्शन है आपके पास ए राजराज प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी परांतक प्रथम या ऑप्शन नंबर डी आदित्य प्रथम। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए राजराज प्रथम जो था उसने महेंद्र पंचम को हरा करके उत्तरी श्रीलंका पर अपना अधिकार कर लिया था, जबकि राजेंद्र प्रथम जो था उसने पूरे श्रीलंका पर। दोनों के ही बारे में अब हमने आपको बता दिया है, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर क्या कहा है। चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंहल यानी श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंहल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्र में राजराज ने अनुराधापुर जो राजधानी थी उसको नष्ट करके पोलोनरुवा को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और इसका नाम जन्नाथ मंगलम रखा। राजराज शैव मतावलंबी था, उसने शिव पादशेखर की उपाधि धारण की थी। तो देखिए राजराज प्रथम की एक और उपाधि आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है क्योंकि इतनी ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है। तो क्या थी? शिव पादशेखर। किसकी उपाधि थी? राजराज प्रथम की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसलिए जो फैक्ट्स हैं या जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन है आपके पास ए आदित्य प्रथम ने, ऑप्शन बी है राजराज प्रथम ने, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रथम ने या ऑप्शन नंबर डी विजयालय ने। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रथम जो था उसने सीलोन पर पूरा अपना कब्जा कर लिया था। सीलोन किसका प्राचीन नाम है? तो यह नाम है किसका? श्रीलंका का। इसके बारे में हम आपको पूरा बता ही चुके हैं कि राजेंद्र प्रथम पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर लेता है, महेंद्र पंचम की हत्या कर देता है। ये इतना ही नहीं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी जीतता है, जावा सुमात्रा इनको भी जीतता है, गंगा नदी तक के सभी राज्यों को यह व्यक्ति जीत लेता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिएगा, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने सिंहल द्वीप या श्रीलंका विजय का कार्य पूर्ण किया था। यद्यपि राजराज प्रथम ने भी श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां के कुछ प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया था, किंतु संपूर्ण श्रीलंका पर उसका अधिकार नहीं हो पाया था। राजेंद्र प्रथम ने वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य भेज दिया, जहां 12 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। संपूर्ण श्रीलंका पर राजेंद्र प्रथम का ही अधिकार हो गया था। यह बात आपको याद रखनी है और हमने आपको पहले भी बताई है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? ऑप्शन है यहाँ पर ए कुलोत्तुंग प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी अधिराजेंद्र या फिर ऑप्शन नंबर डी राजाधिराज प्रथम। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए कुलोत्तुंग प्रथम। इसके बारे में हमने आपको बताया था। तो देखिए कुलोत्तुंग प्रथम जो था वो चोल राजा था जिसने श्रीलंका को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दी और वहाँ का जो राजकुमार था उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर अधिराजेंद्र है, तो यह जो राजा था चोल राजा, जनता ने इसकी हत्या कर दी थी। इतने लोग इससे परेशान थे कि जनता ने हत्या कर दी इसकी। ये एक फैक्ट भी आप याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ ले कि किस राजा की हत्या जो है जनता ने की, तो वह कौन है? अधिराजेंद्र। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें, कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरप्पेरुमाल के साथ कर दिया था। तो देखिए आपको याद रखना है, कुलोत्तुंग प्रथम के समय पर क्या हुआ? श्रीलंका
आज़ाद हो गया चोल वंश से और इसने अपनी पुत्री का विवाह भी चोल वंश जो है सिंहल जो देश था श्रीलंका के राजकुमार के साथ कर दिया था। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कथन आर देखते हैं क्या दिया है यहाँ पर। कारण है आर, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट दिया गया है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है, ए सत्य है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट्स जो हैं, कथन जो हैं, उन्हें एक बार हम पुनः पढ़ते हैं और यह क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए पहला कथन क्या है, ए, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए यह बात बिल्कुल सही है। फिर कथन आर देखते हैं, कारण क्या बताया गया है इसका। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो यह बिल्कुल सही है और यही इसका कारण भी है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है कारण वो ए की सही व्याख्या एकदम करता है। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ क्या कहा गया है, तो देखिएगा, चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। राजराज प्रथम एवं राजेंद्र प्रथम ने मंदिरों की ऐतिहासिक दीवारों पर शिलालेख स्थापित किए। किस किसने, देखिए, राजराज प्रथम ने और राजेंद्र प्रथम ने। राजराज प्रथम ने अभिलेखों द्वारा अपने पूर्वजों के इतिहास को संकलित करने एवं अपने काल की घटनाओं और विजयों को लेखों में जोड़ने की प्रथा का प्रारंभ किया था। इसका अनुकरण बाद के राजाओं ने किया और इसी से हमें उनके बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। जो कि इनसे पहले के वंश थे उनमें उनकी हमें इतनी जानकारी नहीं मिल पाती है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला युग्म है, शब्द हैं एक तरफ और दूसरी तरफ उनका विवरण है। तो देखिए इनको देखते हैं। पहला क्या है, एरीपत्ती, भूमि जिसे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। दूसरा है तनियूर, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। और तीसरा है घटिका, प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। ऑप्शन है आपके पास ए पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है केवल तीसरा, ऑप्शन सी है दूसरा और तीसरा और ऑप्शन डी है यहाँ पर पहला और तीसरा। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल डीप फैक्ट से उठा करके पूछा गया है। देखते हैं एक एक करके। पहला क्या है, एरीपत्ती, भूमि जिसे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तो यह आपका सही है। दूसरा है तनियूर, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। तो देखिए यह क्या है, यह आपका क्या हो गया, यह आपका हो गया गलत। यह आपका है गलत। तनियूर क्या होता था, तनियूर यदि हम बात करें तो जो बड़े नगरों में ग्राम सभाएं होती थीं, देखिए तनियूर क्या होता था, यहाँ पर हम आपको बताते हैं। तनियूर होता था बड़े नगरों की ग्राम सभा। देखिए एक एक करके तो इनके बारे में हम आपको जब सब्जेक्टिव क्लास लेंगे तब डिटेल में बताएंगे। तीसरा है घटिका, प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय। तो यह भी आपका सही है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। एरीपत्ती क्या होता था, देखिए एरीपत्ती चोल प्रशासन के अंतर्गत वह भूमि होती थी जिससे
मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। आगे देखिए, 7वीं 8वीं सदी के दक्षिण भारत में घटिका क्या होता था? घटिका प्राय मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय थे और चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम या ग्राम संघ गठित किए जाते थे, जिन्हें तनियूर अथवा तकुर्रम कहा जाता था। तो देखिए, यही चीज़ हमने आपको ऊपर बताई है, इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर अच्छे से याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? ऑप्शन है आपके पास, ए श्रेणी, बी नगरम, सी नानादेशी या ऑप्शन नंबर डी मणिग्राम। देखिए, क्वेश्चन तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन क्वेश्चन है आपका डिलीटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो संस्थाओं के नाम हैं। यदि आपने हमारी मौर्य काल वाली क्लासेस ली हैं तो श्रेणी जो थी ये भी व्यापारिक संस्था थी, हमने आपको बताया था, और मणिग्राम जो है यह भी क्या है? यह भी एक व्यापारिक संस्था थी। तो यह भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर दोनों ही उत्तर थे, इसलिए यह आपका क्वेश्चन डिलीटेड है। अब देखिए, यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। श्रेणी एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति होती थी। नगरम व्यापारियों के स्थानीय संगठनों को कहा जाता था। इस प्रकार के संगठन कांची तथा मामल्लपुरम में विद्यमान थे। लेखों से हमें विभिन्न व्यापारिक संघों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, जो कि इस प्रकार हैं, जैसे मणिग्रामम, नानानिदेशी, वलेंग, बलंजियर, इंदगे आदि। और देखिए, मणिग्रामम नानादेशी दूसरे देशों के साथ भी व्यापार किया करते थे। तो देखिए, इन नामों को आप जरूर याद रखिएगा, हो सकता है ये आपसे किसी भी क्वेश्चन में पूछ लिए जाएं। और आजकल जैसा ट्रेंड है कि एकदम अटपटे क्वेश्चन देते हैं, तो उनमें ये सारी चीज़ें ही हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, तो इसे आप जरूर याद रखें। अब अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? ऑप्शन है आपके पास, ए तगर, बी श्रीपुर, सी त्रिपुरी या ऑप्शन नंबर डी ताम्रलिप्ति। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए तगर। तो देखिए, प्राचीन भारत में महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था जो कि कल्याण और वेंगी के मार्ग को जोड़ता था, वह कौन सा था? वह था तगर। यह आप याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? अब देखिए, यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? यहाँ पर हम बात करेंगे चालुक्यों की। देखिए, अब हमारा जो इससे पहले हम चोलों की बात कर रहे थे, और अब आ जाते हैं आपके पास कौन? चालुक्य। तो देखिए, ध्यान से हम इन्हें करेंगे। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर आपको, ए विक्रमादित्य, बी मंगलेश, सी पुलकेशिन द्वितीय या ऑप्शन नंबर डी पुलकेशिन प्रथम। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय जो था वह चालुक्य वंश का महान शासक था। अब देखिए, आपको चालुक्य 3 अलग अलग जगह मिलते हैं। कहाँ कहाँ पर? तो एक तो आपके वातापी के चालुक्य आते हैं। कौन? वातापी के चालुक्य। फिर आपको एक कल्याणी के चालुक्य मिलते हैं, और एक चालुक्य हैं वेंगी के। देखिए, जब हम सब्जेक्टिव क्लास करेंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों को आपको काफ़ी डिटेल से समझाएंगे कि कौन से चालुक्य कहाँ थे, क्या चीज़ें थी, उनके बारे में आपको बताएंगे। इनमें देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आपके हैं वातापी के जो चालुक्य हैं, या बादामी के चालुक्य भी इन्हें कहा जाता है। और इनका संस्थापक कौन था? तो इनका संस्थापक था जयसिंह। फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय जो है वह इनका सबसे महान शासक था। इसने क्या किया था? इसने पल्लव वंश का जो महेंद्र वर्मन था उसको पराजित किया, उसके उत्तरी भाग पर पूरा अधिकार कर लिया, और इसका जो छोटा भाई था विष्णुवर्धन उसको वहाँ का शासक बना दिया। और वहीं से निकलते हैं कौन? वेंगी के चालुक्य। तो यह चीज़ भी आप याद रखिएगा। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को भी पराजित किया था और परमेश्वर की उपाधि ली थी। इसके अलावा
ह्वेनसांग जो है वो भी इसे शक्तिशाली शासक बताता है। और हर्षवर्धन को जो पराजित किया था वह जानकारी कहाँ से मिली? ऐहोल अभिलेख से मिली थी। हमने आपको बताया था, रवि कीर्ति ने इसे लिखा है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम पुलकेशिन द्वितीय की बात करें तो इसने किसे, सबसे पहले तो इसने पल्लव शासक जो था, देखिए पल्लव शासक महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन को क्या किया? पराजित किया। महेंद्र वर्मन को पराजित कर उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। उसका जो राज्य था उसके उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। और अधिकार करके इसका जो छोटा भाई था विष्णुवर्धन, कौन था छोटा भाई? विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन को राजा बनाया। और ये आगे क्या, यहीं से किनकी शुरुआत होती है? वेंगी के चालुक्य। ये कौन बनते हैं? वेंगी के चालुक्य बनते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। इसके अलावा हर्षवर्धन को भी पराजित करता है, जो ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है। यहाँ पर देखते हैं क्या कहा है। पुलकेशिन द्वितीय, देखिए चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली था। उसने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किया। उसकी उपलब्धियों का विवरण हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है, जहाँ पर ये क्या लिखा गया है? हर्षवर्धन को पराजित किया। क्या किया था? हर्षवर्धन को पराजित किया। यह भी आपको याद रखना है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद दिए जाते थे? ऑप्शन है आपके पास, ए चोलों के द्वारा, ऑप्शन बी है चालुक्यों के द्वारा, ऑप्शन सी है पालों के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी सेनों के द्वारा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि महिलाओं को उस समय में कोई उच्च पद दिए बहुत बड़ी बात थी। आज भी बहुत बड़ी बात है, तो उस समय तो और भी बड़ी बात थी। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी। चालुक्य जो थे वे महिलाओं को बहुत बड़ा स्थान अपने शासनकाल में दिया करते थे। ये चीज़ आप जरूर याद रखें। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें इसकी, चालुक्यों के शासनकाल में प्राय महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विक्रमादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। वह एक अच्छी कवयित्री भी थी। विक्रमादित्य ने अपनी छोटी बहन कुमकुम देवी के कहने पर एक विद्वान ब्राह्मण को एक गांव दान में दिया था। कीर्तिवर्मन द्वितीय की महारानी महादेवी के उसके साथ रक्तपुर के स्कंधावार में उपस्थित रहने का उल्लेख मिलता है। इस वंश की विजय भट्टारिका ने कुशलतापूर्वक शासन भी संचालित किया था। तो देखिए महिलाओं को जो है काफ़ी उच्च स्थान कौन देते थे? चालुक्य। उसके कुछ साक्ष्य आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है आपके पास, ए वातापी में, बी श्रावस्ती में, ऑप्शन सी है कांची में, या ऑप्शन नंबर डी कन्नौज में। तो देखिए हमने आपको 3 जगह के चालुक्य बताए हैं। कहाँ? वातापी या बादामी, कल्याणी और वेंगी। उनमें से यहाँ पर कौन सा है? उनमें से यहाँ पर है वातापी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा, वातापी या फिर बादामी के चालुक्य। फिर यहीं से कौन निकले? वेंगी के चालुक्य जो विष्णुवर्धन ने स्थापित किए, और कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय के द्वारा। देखिएगा, बीजापुर कर्नाटक जिले के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम क्या है? बादामी है। 6ठी शताब्दी ईस्वी में यह चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? पुलकेशिन प्रथम माना जाता है। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? ऑप्शन है आपके पास, ए इलाहाबाद स्तंभ लेख में, ऑप्शन बी है ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में, ऑप्शन सी है अल्पादुदान लेख में, या ऑप्शन डी हनुमकोंडा उत्कीर्ण लेख में। यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे पूछा गया है और एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ऐहोल के लेख में या ऐहोल अभिलेख में आपको किसका नाम मिलता है? कवि कालिदास का नाम मिलता है। अब देखिए ऐहोल अभिलेख की यदि हम बात करें तो ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है रवि कीर्ति के द्वारा। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो यह रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है। इसकी यदि हम लिपि की बात करें, किस लिपि में है? तो यह है आपका ब्राह्मी लिपि में। किस में है? ब्राह्मी लिपि में। और यहाँ पर आपको भाषा क्या मिलती है? किस भाषा में है? तो देखिए ये है आपकी संस्कृत भाषा में। और ऐहोल के अभिलेख में आपको महाभारत का भी उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? महाभारत का उल्लेख भी आपको मिलता है। और इसमें जो रवि कीर्ति है ना, जो इसका रचनाकार है, वह क्या करता है? अपनी तुलना कालिदास जी से उसने की है, इसलिए कालिदास जी का नाम इसमें आपको देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें, ऐहोल प्रशस्ति बादामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास को जानने का एक सशक्त माध्यम है। इस लेख की भाषा क्या है? संस्कृत है तथा लिपि दक्षिणी ब्राह्मी है। इस लेख की रचना किसने की है? रवि कीर्ति ने की। प्रशस्ति के अंत में लेखक यह दावा करता है कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया है। तो देखिए यही चीज़ हम आपको बता रहे थे कि इसे लिखने के बाद वह अपने आप को किससे कंपेयर करता है? कालिदास जी से। और किससे? भारवी से। तो यह आप देखिए इम्पोर्टेंट है अपने लिए यहाँ पर कि वह अपनी रचना किससे कर रहा है। यह चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किस अभिलेख में कालिदास जी से अपना कंपैरिजन या तुलना की गई है। तो कई प्रकार से इसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन है आपके पास ए पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में, ऑप्शन बी मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त के करमदंडा शिवलिंग अभिलेख में, या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। किसने लिखा है? रवि कीर्ति ने। और अंत में रवि कीर्ति क्या करता है? कहता है कि अब इसको लिखकर ऐसे समझो जैसे मैंने कालिदास जी की बराबरी कर ली हो। अगला प्रश्न है, किस शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे थे? ऑप्शन है ए राजा राम, ऑप्शन बी है नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी है कीर्तिवर्मन या फिर कीर्तिवर्मन प्रथम, या फिर ऑप्शन नंबर डी जयसिंह प्रथम। तो देखिए सही उत्तर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी नरसिंह वर्मन प्रथम। अब देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम जो था वह क्या था? ये एक पल्लव शासक था। क्या था? पल्लव था। इसने क्या किया था? इसने श्रीलंका के खिलाफ 2 बार अपने युद्ध के लिए लोग भेजे थे। अब यहाँ पर यदि हम बात करें, ये क्या था? नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लवों का सबसे शक्तिशाली था। पल्लवों में सबसे शक्तिशाली था। यह पॉइंट भी आप याद रखिएगा। पल्लवों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन? नरसिंह प्रथम। इसकी उपाधियों की यदि हम बात करें, देखिए इसकी उपाधि क्या क्या थी, वे भी इम्पोर्टेंट हैं। स्थापत्य कला वाले चैप्टर में आपको हमने बताई हुई थी, जैसे मामल्ल, तो इसके नाम पर ही मामल्ल कला थी। और वातापी कोंड, और क्या थी? वातापी कोंड थी। ये इसकी उपाधियां थीं। इसके अलावा इसने मामल्लपुरम शहर बसाया था, जिसे वर्तमान में महाबलीपुरम कहते हैं। देखिए इसने कहा क्या बसाया था? तो इसने बसाया था मामल्लपुरम। मामल्लपुरम बसाया। अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं क्या कहा गया है नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में। तो देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंशीय शासक था। 642 ईस्वी में चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में नरसिंह वर्मन को लंका के एक राजकुमार मानवर्मा से सहायता मिली थी। अतः उसने मानवर्मा को पुनः सिंघल की गद्दी दिलाने के लिए
शक्तिशाली नौसेना को 2 बार उसकी सहायता हेतु सिंहल द्वीप भेजा था, जिससे कि वह चालुक्यों को वहाँ पर हरा सके। तो देखिए ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, अच्छे से सभी चीज़ों को डिस्कस किया है। सभी चीज़ें आपको कोशिश की है लिख लिख करके बताई जाएं, जिससे कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे और आपके इस चैप्टर को भी पूरा कर लेंगे। संगम काल, चोल, चालुक्य, पांड्य, ये सभी बहुत कंफ्यूज करते हैं और अधिकतर लोग तो इनको छोड़ ही जाते हैं, जबकि यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में आगे के प्रश्नों के साथ।